नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन स्कीम मतलब NPS के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे NPS क्या है, कौन इस स्कीम को अपना सकता है, जो NPS सब्सक्राइबर हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, किस तरह से कंट्रीब्यूशन करेंगे, सब्सक्राइबर के कंट्रीब्यूशन से जो फंड तैयार हुआ है उस फंड से कब और कितना पैसा सब्सक्राइबर निकाल सकते हैं, सब्सक्राइबर की रिटायरमेंट के बाद में किस तरीके से पेंशन निश्चित की जाती है, NPS में कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं और उन खातों में किस खाते पर हमें इनकम टैक्स में किस सेक्शन में कितनी छूट प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में ये हम जानेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। NPS क्या है? राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि NPS ये पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA और केंद्र सरकार के दायरे में सेवानिवृत्ति के लिए एक स्वैच्छिक और एक लंबे समय तक निवेश करने की योजना है। इसमें एक लंबे समय जो कि आपके रिटायरमेंट की अवधि है लगभग 60 वर्ष तक, हर महीने इस खाते में कुछ पैसा आपको जमा करना होता है और इस योजना में भाग लेना या ना लेना ये स्वैच्छिक है। जो भी इस पेंशन योजना में भाग लेते हैं उन सभी के लिए एक यूनिक आईडी अलॉट की जाती है जिसे हम परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मतलब प्रैन कहते हैं। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2004 में की थी और जब ये योजना शुरू की गई थी तब ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन साल 2009 के बाद में इसे सभी के लिए अलाउ कर दिया गया। इस योजना में सब्सक्राइबर एक लंबे समय तक अपना पैसा निवेश करते हैं और निवेश किए गए फंड के आधार पर रिटायरमेंट के बाद में पेंशन प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें NPS में जमा होने वाले फंड पर ब्याज दर की, तो वर्तमान समय में ब्याज दर 9 से 12% तक है। अब बात कर लेते हैं कि NPS अकाउंट कौन ओपन कर सकता है। PFRDA की तरफ से जो NPS खाता खोलने के लिए उम्र निर्धारित की गई है वो है 18 से 60 वर्ष, जिसे अभी हाल ही में बढ़ाकर के कर दिया गया है 18 से 70 वर्ष। अब 18 से 70 वर्ष तक की उम्र का कोई भी भारतीय जो भारत में या अन्य किसी देश में निवास करता है वो इस योजना में शामिल हो सकता है और अपने NPS खाते को 75 वर्ष की उम्र तक बनाए रख सकता है या चाहे तो इससे पहले भी इसे बंद किया जा सकता है। जिन्होंने 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर रिटायरमेंट के समय अपने NPS खाते बंद कर दिए हैं वो इसके बाद यदि चाहें तो दोबारा से NPS खाते को ओपन कर सकते हैं और आगे के वर्षों में 75 वर्ष की आयु तक इस खाते को बनाए रख सकते हैं। आगे हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में किस तरीके से शामिल हुआ जा सकता है। इस स्कीम में एंटर करने के 2 तरीके हैं, एक है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। अगर हम बात करें ऑफलाइन खाता खोलने की तो हमें ज़रूरत होगी PFRDA द्वारा निर्धारित एक POP सेंटर की, जो कि कोई बैंक हो सकता है। जो भी व्यक्ति NPS खाता खोलने के इच्छुक हैं वो इस सेंटर पर जाकर के अपना फॉर्म और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करेंगे, अपनी KYC कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही उनका NPS अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा और NPS खाता खुल जाने पर उन्हें एक प्रैन किट उपलब्ध करा दी जाती है जिसमें एक यूनिक आईडी प्रैन यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर और पासवर्ड आदि रहते हैं, जिनके माध्यम से आप इससे संबंधित वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने कंट्रीब्यूशन की स्थिति को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन प्रोसेस की। अगर कोई व्यक्ति NPS अकाउंट ओपन करना चाहता है तो वो दी गई वेबसाइट जो कि है enps.nsdl.com, इस पर जाकर के अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर इन सभी के माध्यम से अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के द्वारा अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और इस तरीके से ऑनलाइन ही NPS अकाउंट ओपन हो जाएगा और इसकी यूनिक आईडी मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर ये उसके लिए अलॉट हो जाएगा, जिसके माध्यम से वो दोबारा से इस वेबसाइट में लॉगिन करके अपने कंट्रीब्यूशन के स्टेटस को चेक कर सकता है। आगे हम जान लेते हैं NPS अकाउंट के बारे में, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है Tier 1 अकाउंट और दूसरा Tier 2 अकाउंट। Tier 1 अकाउंट को पेंशन अकाउंट भी कहा जाता है, जबकि Tier 2 अकाउंट एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है लाइक म्यूचुअल फंड्स। NPS स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए Tier 1 अकाउंट का होना जरूरी है। बिना Tier 1 अकाउंट के Tier 2 अकाउंट को ओपन नहीं किया जा सकता।
अगर कोई व्यक्ति टियर 2 अकाउंट को ओपन करना चाहता है तो उसके लिए उसे सबसे पहले टियर 1 अकाउंट ओपन करना होगा, उसके बाद ही वो टियर 2 अकाउंट को ओपन कर सकता है। मतलब इस स्कीम की जो पहली सीढ़ी है वो है टियर 1 अकाउंट। टियर 1 अकाउंट ओपन करने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप टियर 2 अकाउंट भी ओपन करें, लेकिन टियर 2 अकाउंट ओपन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले से टियर 1 अकाउंट ओपन कर लें। अब आ जाते हैं टियर 1 अकाउंट पर। जैसा कि हम बता चुके हैं कि टियर 1 अकाउंट एक पेंशन अकाउंट है और इस अकाउंट में जितना भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा, उस पर एनपीएस सब्सक्राइबर को टैक्स में छूट भी मिलती है। टियर 1 अकाउंट में जो भी हमें छूट मिलती हैं वो अलग अलग सेक्शंस के अंतर्गत हमें प्राप्त होती हैं। अभी आगे हम इन सभी सेक्शंस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए संक्षेप में टियर 1 अकाउंट के अंदर मिलने वाली छूट, जो कि सेक्शन 80C के सब सेक्शन 80CCD1 के अंतर्गत हमें प्राप्त होती है और इस छूट की सीमा है 1.5 लाख रुपए। इस सेक्शन के अंतर्गत एनपीएस सब्सक्राइबर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सेक्शन है 80CCD1B, जिसके अंतर्गत एनपीएस सब्सक्राइबर 50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इन दोनों को मिलाने पर मैक्सिमम 2 लाख रुपए की छूट एनपीएस सब्सक्राइबर के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो टियर 1 अकाउंट के एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात है टैक्स में छूट मिलना, लेकिन वहीं पर इस खाते की एक कमी भी है और वो कमी है कि इस खाते में जितना भी पैसा जमा किया गया है उस पैसे को रिटायरमेंट की जो उम्र है, मतलब 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले अगर हमें इस रुपए की ज़रूरत पड़े और अगर हम इस पूरे फंड को निकालना चाहें तो इसे नहीं निकाला जा सकता। इस पैसे को रिटायरमेंट के बाद ही निकाला जा सकता है और उसमें भी सिर्फ 60% अमाउंट ही एनपीएस सब्सक्राइबर को प्राप्त होता है और बाकी का जो 40% अमाउंट रह जाएगा वो अमाउंट खाते में ही बना रहेगा और उस अमाउंट का प्रयोग एन्युटी खरीदने के लिए किया जाएगा और उसी के बेस पर उसे मंथली पेंशन प्राप्त होती रहेगी। अगर एनपीएस सब्सक्राइबर अपने रिटायरमेंट से पहले इस फंड को निकालना चाहें तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 25% अमाउंट ही एनपीएस सब्सक्राइबर के द्वारा बीच में निकाला जा सकता है। अगर हम बात 100% अमाउंट की करें तो 100% अमाउंट को निकालना सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब एनपीएस अकाउंट में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए से कम का हो। सिर्फ ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉय अपने पूरे के पूरे अमाउंट को निकालने के लिए क्लेम कर सकता है। इसके अलावा अगर रिटायरमेंट से पहले ही एनपीएस सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में भी पूरा का पूरा अमाउंट एनपीएस सब्सक्राइबर के नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं टियर 2 अकाउंट की। टियर 2 अकाउंट में जमा करना और निकालना ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप जितनी बार चाहें जब चाहें इसमें पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। लेकिन टियर 2 अकाउंट में एनपीएस सब्सक्राइबर जितना भी पैसा जमा कर रहे हैं उस पर उसे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। टियर 2 अकाउंट को एनपीएस सब्सक्राइबर के द्वारा बीच में कभी भी बंद किया जा सकता है। अब एनपीएस खाते में एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के द्वारा जितना भी पैसा जमा किया गया है उस फंड का किस तरीके से प्रयोग करना है, इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारा कुछ मैनेज करने का काम फंड मैनेजर्स का होता है। तो अब हम जान लेते हैं फंड मैनेजर्स के बारे में। यहाँ पर फंड मैनेजर्स की एक लिस्ट आपके सामने है। ये फंड मैनेजर पीएफआरडीए के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। एनपीएस में जमा किए गए फंड को म्यूचुअल फंड्स में, पेंशन फंड में या इंश्योरेंस फंड में कितना और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ मैनेज करने का काम फंड मैनेजर्स का है। तो यहाँ पर एनपीएस के लिए पीएफआरडीए के द्वारा 2 तरीके के फंड मैनेजर्स नियुक्त किए गए हैं। पहला, ऐसे फंड मैनेजर्स जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए हैं, मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके फंड को मैनेज करना। ये 3 फंड मैनेजर हैं, इनका काम है, जो कि हैं LIC पेंशन फंड लिमिटेड, SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड और UTI मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि एनपीएस सब्सक्राइबर हैं उनके फंड्स को कहां पर और कितना इन्वेस्ट करना है ये डिसाइड करना इन 3 फंड मैनेजर्स का काम होता है।
जबकि अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा अन्य एनपीएस सब्सक्राइबर्स की बात करें जो कि प्राइवेट सेक्टर से हो सकते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, और अगर वो एनपीएस स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं तो इस तरीके से उनके द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन से जो फंड तैयार हुआ है उस फंड को मैनेज करना ये इन 7 फंड मैनेजर्स का काम है। तो ये फंड मैनेजर्स हैं आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, आदित्य बिरला, टाटा, मैक्स लाइफ और एक्सिस। अब देख लेते हैं कि फंड मैनेजर्स इस फंड को किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। एनपीएस की सबसे खास बात है कि एनपीएस एक बाजार से जुड़ा हुआ उत्पाद है और एनपीएस अकाउंट में जो भी फंड इकट्ठा हुआ है इस फंड को इक्विटी, सरकारी ऋण, कॉरपोरेट ऋण और वैकल्पिक संपत्तियों के मिश्रण में निवेश किया जाता है। इसके लिए एनपीएस सब्सक्राइबर को एसेट मिक्स और फंड मैनेजर इनका चुनाव करना होता है और इसके बाद एनपीएस फंड को इन 4 एसेट क्लास में निवेश किया जाता है जो कि हैं इक्विटी, कॉरपोरेट ऋण, सरकारी बॉन्ड और वैकल्पिक निवेश कोष। अब यहाँ पर एनपीएस फंड को इन्वेस्ट करने के 2 ऑप्शन हैं, एक है ऑटो और दूसरा है एक्टिव। अगर इस फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए एनपीएस सब्सक्राइबर एक्टिव ऑप्शन को चूज करते हैं तो उस फंड का 75% अमाउंट एनपीएस सब्सक्राइबर अपने तरीके से किसी फंड मैनेजर को अलॉट कर सकते हैं, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार इस फंड को किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव चॉइस ऑप्शन केवल उन्हीं एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए लाभदायक है जो कि शेयर मार्केट की पूरी जानकारी रखते हैं। अगर एनपीएस सब्सक्राइबर को शेयर मार्केट की अच्छे से जानकारी नहीं है तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन है जो कि है एनपीएस ऑटो चॉइस। मोस्टली एनपीएस सब्सक्राइबर्स इसी ऑप्शन को चूज करते हैं और इस ऑप्शन को चूज करने पर एनपीएस फंड को इन्वेस्ट करने का पूरा अधिकार फंड मैनेजर्स को मिल जाता है। तो अभी जो लिस्ट में फंड मैनेजर्स बताए गए थे, अब वो फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि इस फंड को कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर फंड मैनेजर्स द्वारा एनपीएस फंड को किस तरीके से किस स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है उसको यहाँ पर हम एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से सबसे पहले हमने पेंशन फंड मैनेजर्स के नाम लिखे हुए हैं। ये पेंशन फंड मैनेजर्स सरकारी कर्मचारियों के लिए फंड को मैनेज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से दिखाया गया है कि जितना भी फंड एनपीएस सब्सक्राइबर के एनपीएस अकाउंट में इकट्ठा हुआ उसे ये तीनों फंड मैनेजर्स किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, इस पीएफएम ने एसबीआई की पेंशन फंड स्कीम जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, इसमें फंड का 34% हिस्सा इन्वेस्ट किया। ठीक इसी तरीके से एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड ने एलआईसी पेंशन फंड स्कीम स्टेट गवर्नमेंट, इसमें 34% हिस्सा इन्वेस्ट किया। और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड ने यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस पेंशन फंड स्कीम स्टेट गवर्नमेंट में बचा हुआ 32% फंड इन्वेस्ट किया। तो इस तरीके से एनपीएस अकाउंट में जितना भी फंड था वो पूरा का पूरा मतलब 100% उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया इन फंड मैनेजर्स के द्वारा और उसे अपने अनुसार किसी न किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया गया। अब आगे आ जाते हैं एनपीएस के अंतर्गत इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट पर। एम्प्लॉय द्वारा एनपीएस अकाउंट में जो भी कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसके लिए उसे इनकम टैक्स में छूट का प्रावधान है और ये छूट एनपीएस सब्सक्राइबर को 80 सीसीडी के अंतर्गत प्राप्त होती है। अब 80 सीसीडी इसके कुछ सबसेक्शन हैं, 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B और 80 सीसीडी 2। तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 80 सीसीडी 1। सेक्शन 80 सीसीडी 1 में अगर हम बात करें एक सैलरीड पर्सन की, तो किसी भी सैलरीड पर्सन की सैलरी का 10% हिस्सा उसके एनपीएस अकाउंट में जमा किया जाता है। सैलरी के 10% का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए, इन दोनों को जोड़ने पर जो अमाउंट आएगा उसका 10%। ये सैलरीड पर्सन के द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन है और इस पर सेक्शन 80C के सब सेक्शन 80 सीसीडी 1 के अंतर्गत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त की जा सकती है। एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन की जो लिमिट है 10%, ये अभी तक सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन सभी के लिए थी।
सभी को अपने एनपीएस अकाउंट में 10% का कंट्रीब्यूशन करना होता था, लेकिन अब इस लिमिट को थोड़ा सा चेंज किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से, जिसमें सैलरीड पर्सन के लिए तो ये 10% ही रहेगा, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इस लिमिट को बढ़ा करके कर दिया गया है 20%। वो अपने एनपीएस अकाउंट में अपनी ग्रॉस टोटल इनकम का 20% अमाउंट तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उस पर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की छूट उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान प्राप्त कर सकते हैं सेक्शन 80 CCD 1 के अंतर्गत। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन दोनों के लिए जो कंट्रीब्यूशन रेट है वो अलग अलग हो गया है, 10% और 20%। इसके बाद अगला सेक्शन 80 CCD 1B, ये सेक्शन 2015 के बजट से लागू किया गया और इस सेक्शन के अंतर्गत सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, इन सभी को 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट इनकम टैक्स के अंदर प्राप्त होती है। तो एनपीएस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस सेक्शन को 2015 से लागू किया गया, जिसमें अगर हम दोनों सेक्शन को मिला दें, सेक्शन 80 CCD 1 जिसमें हमें 1.5 लाख रुपए की छूट मिल रही है और सेक्शन 80 CCD 1B जिसमें हमें 50,000 रुपए की छूट मिल रही है, तो इस तरीके से इन दोनों को मिलाकर के एनपीएस के माध्यम से कुल 2 लाख रुपए तक की छूट आयकर में प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद तीसरा सेक्शन है सेक्शन 80 CCD 2। सैलरीड पर्सन की कंडीशन में एम्प्लॉय के द्वारा एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया जाता है और इसके अलावा एम्प्लॉयर के द्वारा भी इस एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन किया जाता है, जो कि सरकारी या प्राइवेट सभी कर्मचारियों के लिए अभी तक 10% था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए इस दर को बढ़ा करके कर दिया गया है 14%। मतलब एनपीएस सब्सक्राइबर अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसकी सैलरी से बेसिक प्लस डीए इन दोनों का जो टोटल बनेगा उसका 10% एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया जाएगा एम्प्लॉय के द्वारा। और इसके साथ ही एम्प्लॉय की सैलरी यानी उसकी बेसिक सैलरी प्लस डीए इन दोनों का जो टोटल होगा, इस अमाउंट का 14% ये कंट्रीब्यूट किया जाएगा एनपीएस अकाउंट में एम्प्लॉयर के द्वारा। तो जहां पर एम्प्लॉयर की कंडीशन आ जाती है वहां पर एम्प्लॉयर द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए इस अमाउंट को एम्प्लॉय की इनकम माना जाता है और इस वजह से किसी फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉयर द्वारा जितना भी कंट्रीब्यूशन किया गया है वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर दिया जाता है, जिससे एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय इनकम टैक्स फाइल करते समय एम्प्लॉयर द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को सेक्शन 80 CCD 2 के अंतर्गत डिडक्शन प्राप्त करने के लिए क्लेम कर सकता है और आयकर में ये पूरी की पूरी छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि एनपीएस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इनकी छूट किस तरीके से किस किस सेक्शन के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन जिसमें हमने दिखाया है कि हमने 50,000 रुपए का जीवन बीमा करा रखा है, 20,000 रुपए की हमने एनएससी परचेज की हुई है और एनपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 60,000 रुपए का है। तो जो एनपीएस सब्सक्राइबर हैं वो एज अ टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स में कितनी छूट प्राप्त करने के लिए दावा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से दिखाया हुआ है LIC 50,000 रुपए जो कि ऊपर लिखे हुए थे, NSC 20,000 रुपए और NPS 60,000 रुपए। अगर इन सभी का हम टोटल करें तो ये टोटल बन रहा है 1,30,000 रुपए। तो सेक्शन 80C जिसमें हमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है और क्योंकि हमारा अमाउंट 1.5 लाख रुपए से कम का है, इस वजह से ये पूरी की पूरी छूट हमें सेक्शन 80C के अंतर्गत मिल जाएगी। तो पहली कंडीशन में हम पूरे के पूरे 1,30,000 रुपए के लिए ITR फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन जिसमें अगर हमारे पास 50,000 रुपए का जीवन बीमा है, 50,000 रुपए की NSC है, 70,000 रुपए हमने PPF में जमा कर रखे हैं और 60,000 रुपए का NPS में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, तो ऐसे में मैक्सिमम हमें कितनी छूट प्राप्त होगी, इसके लिए हमने नीचे फिर से LIC के 50,000 रुपए लिखे, NSC के 50,000 रुपए, PPF के 70,000 रुपए। अभी हमने NPS को अलग कर रखा है। जब हम इतने का टोटल कर रहे हैं तो इतने का टोटल ही 1,50,000 रुपए से ज्यादा का बन रहा है, जो कि हो गया है 1,70,000।
तो क्योंकि सेक्शन 80C में हमें सिर्फ 1,50,000 रुपए की छूट ही प्राप्त होती है, तो इस वजह से इस 1,70,000 में से हमें सेक्शन 80C के अंतर्गत सिर्फ 1,50,000 रुपए की छूट प्राप्त होगी। 20,000 रुपए का जो अमाउंट एक्स्ट्रा जा रहा है वो अमाउंट यहाँ पर लैप्स हो जाएगा, ये छूट हमें प्राप्त नहीं होगी। और क्योंकि यहाँ पर 80C में 1.5 लाख रुपए पूरे हो चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर एनपीएस के लिए सेक्शन 80C में क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्शन 80C में अगर हमने इसे दिखाया तो जिस तरीके से ये 20,000 रुपए यहाँ पर लैप्स हो गए, उसी तरीके से ये 60,000 रुपया भी बेकार हो जाएगा, इसका हमें कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस 60,000 रुपए के अमाउंट को हम अगले सेक्शन में ले जाएंगे, जो कि है सेक्शन 80CCD 1B। लेकिन अभी हमने बताया था कि इस सेक्शन के अंतर्गत मैक्सिमम 50,000 रुपीज का ही क्लेम किया जा सकता है। तो 60,000 में सिर्फ 50,000 रुपए हम इस सेक्शन में दिखा सकते हैं। इसमें भी जो 10,000 रुपए का अमाउंट है वो यहाँ पर लैप्स हो जाएगा। और इस तरीके से सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए और सेक्शन 80CCD 1B में 50,000 रुपए, तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर जो छूट मिलेगी वो 2 लाख रुपए की छूट यहाँ पर हम इस तरीके से ले सकते हैं। इस 1.5 लाख रुपए की छूट को समझने के लिए नीचे भी एक एग्जाम्पल मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं पहले बॉक्स में जो 1.5 लाख रुपए की छूट हमें प्राप्त होती है, इस 1.5 लाख की छूट में 3 चीज़ें हैं। सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC जो कि LIC का पेंशन प्लान है, और सेक्शन 80CCD 1। इन तीनों में से कहीं भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया हो, अगर ये 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको छूट सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक की ही मिलेगी। दूसरा बॉक्स जिसमें है 50,000 रुपए की छूट, जो कि हमें सेक्शन 80CCD 1B के अंतर्गत प्राप्त होती है। और इस तरीके से इन दोनों को अगर हम मिला दें तो कुल मिलाकर के हम 2 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे इस एग्जाम्पल में भी है, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट हमने सेक्शन 80C के अंतर्गत प्राप्त की, और 50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन हमने सेक्शन 80CCD 1B के अंतर्गत प्राप्त की। तो कुल मिलाकर के हमें 2 लाख रुपए की छूट इस तरीके से मिल जाती है। आ जाते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पर, जिसमें हमने लाइफ इंश्योरेंस में 50,000 रुपए, NSC में 30,000 रुपए, PPF में 50,000 रुपए, इनको हमने नीचे दिखाया हुआ है। और NPS का जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है 60,000 रुपए। तो अगर हम इस पूरे 60,000 रुपए को सेक्शन 80CCD 1 के अंतर्गत लिख देंगे तो इसका टोटल बन जाएगा जाकर के 1,90,000। और अभी हम यहाँ पर देख चुके हैं कि सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD 1 इन सभी का जो टोटल है वो 1.5 लाख या 1.5 लाख से कम होना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा है तो छूट सिर्फ 1.5 लाख की ही मिलेगी, तो बाकी का जो 40,000 है वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। तो इस वजह से हमने 60,000 में से सिर्फ 20,000 रुपए यहाँ पर सेक्शन 80CCD 1 के अंतर्गत दिखाए, और इस तरीके से इसका पूरा का पूरा जो टोटल है वो निकल करके आ गया 1.5 लाख रुपए। तो अब हमें सेक्शन 80C और 80CCD 1 इन सभी को मिलाकर के कुल छूट 1,50,000 रुपए की इस तरीके से प्राप्त हो जाएगी। और NPS के बचे हुए 40,000 रुपए के अमाउंट को हम सेक्शन 80CCD 1B में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 50,000 रुपीज की डिडक्शन प्राप्त की जा सकती है, और हमारा अमाउंट जो बच रहा है वो 50,000 से कम का है। तो इस पूरे के पूरे अमाउंट को 40,000 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और इस तरीके से 1,50,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1,90,000 ये टोटल डिडक्शन हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इन दोनों के बाद में एक ही सेक्शन बच जाता है, जो कि है सेक्शन 80CCD 2। तो उसे यहाँ पर अलग से किसी एग्जाम्पल में दिखाने की जरूरत नहीं है। 80CCD 2 का सीधा सा फंडा है, क्योंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को एम्प्लॉय की सैलरी का ही एक हिस्सा मान लिया जाता है, जिस वजह से एम्प्लॉय की सैलरी में उस अमाउंट को जोड़ दिया जाता है। और इसकी वजह से उस फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉय का जो टैक्स है, अगर उसकी कैलकुलेशन इस अमाउंट को जोड़कर की जाए तो वो ज्यादा बनेगा। तो अब यहाँ पर टैक्स में छूट लेने के लिए एम्प्लॉय सेक्शन 80CCD 2 के अंतर्गत एम्प्लॉयर द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को दिखा करके अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को कम कर सकते हैं, और इस तरीके से उनका जो बढ़ा हुआ टैक्स का अमाउंट था उसे वापस रिड्यूस कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो में दिए गए एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि एनपीएस के अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनकी छूट हम ले सकते हैं, कितनी छूट ले सकते हैं और किस तरीके से ये छूट प्राप्त की जा सकती हैं। ये आपने अच्छे से समझा होगा।
इसके बाद में भी अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप उन डाउट्स को कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे फ्यूचर में भी आपको प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।